हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्जाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं, हमने फिजिक्स का जेई सीईटी नीट के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 देखा था, बट मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर आप पार्ट 2 जल्दी लाइए, इसीलिए मैंने पार्ट 2 2 दिन में ही ला दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैग्नेटिज्म के पार्ट 2 में हम क्या सीखने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फोर्स, साइक्लोट्रॉन मोशन, साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ टोरॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, गैलोनोमीटर, एममीटर, वोल्ट मीटर एंड सेंसिटिविटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपके जेई सीईटी और नीट में पक्का इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो रहेगा, तो इसको लास्ट तक आप देखते रहिए। आज जो हम देखेंगे वो है प्रूफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? जी हाँ, जब कभी भी करंट पास होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसको सबसे पहले जिसने पता लगाया था वो थे ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि करंट जब पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था। और इसके बारे में जो हमें मालूम पड़ा वो राइट हैंड थंब रूल से मालूम पड़ा। और राइट हैंड थंब रूल जो जिन्होंने दिया वो थे मैक्सवेल। आप देख सकते हैं कि अगर आप अपना राइट हैंड लेते हैं और उसमें आपका जो थंब है, अगर वो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है तो आपका जो कर्ल्ड फिंगर है यानी मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगी। अगर करंट नीचे जा रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा होगा, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके लिए आपको राइट हैंड ही इस्तेमाल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है राइट हैंड रूल और दूसरी है लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आपने अभी अभी देखा कि करंट ऊपर के डायरेक्शन में जाता है और मैग्नेटिक फील्ड कर्ल्ड होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल के लिए अंदर जा रहा है, जो कुछ समय के बाद घूम के बाहर की तरफ आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली कन्वेंशनल करंट के उल्टा होता है। इसीलिए करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को v से दिखाया है। तो जब कभी भी ऐसा 3 सिनेरियोस होते हैं तो उसमें आपको एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, और ये जो फोर्स होता है ना, ये दूसरे कंडक्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है जहां से भी करंट जा रहा है। इन तीनों के डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए उस डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किया गया है, जिसमें थंब आपका फोर्स होता है, आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मिडल फिंगर जो है वो आपका करंट है। लेफ्ट हैंड रूल को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। एफबीआई आपको मालूम है यूएस में भी एक एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है, तो आपको वो याद रहेगा एफबीआई। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। जो अभी अभी हमने जिस फोर्स के बारे में बात किया कि जो प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स की वैल्यू क्या है, हम उसके बारे में देखेंगे। मैं वो इमेज वापस ला दिया कि आप देख सकते हैं कि फोर्स, करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे के डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v जा रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की तरफ जा रहा है, एंड जो फोर्स है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं आई, बी एंड एफ, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो देखते क्या है, आपको मालूम ही होगा कि हमने वेक्टर एंड स्केलर्स में पढ़ा था कि जब भी दो वेक्टर्स है ए एंड बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा उन दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप मेरे फिजिक्स के क्रैश कोर्स के काइनेमेटिक्स में भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको स्केलर एंड वेक्टर्स के काफ़ी अच्छे डिटेल्स दिए हैं। तो ए एंड बी के क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो आपको ए एंड बी को दोनों को परपेंडिकुलर होता है। तो सिमिलरली वैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे बी एंड वी को भी परपेंडिकुलर है। जो आपका फोर्स बनेगा वो होगा चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू योर मैग्नेटिक इंडक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं जब वो मैग्नेटिक इंडक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वी बी का, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो उस दोनों को परपेंडिकुलर है। इसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो वी बी साइन थीटा बनता है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट का ये भी फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में मिल जाएगा, आप उस चैप्टर को एक बार जाके देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो थीटा है ये थीटा वी एंड बी के बीच का एंगल है। आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप देख रहे हो जो फोर्स है एंड जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, तो जो फोर्स है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फोर्स होता है ये सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड नहीं चेंज कर सकता। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके जेई सीईटी नीट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड नहीं। मतलब डायरेक्शन चेंज होता है लेकिन मैग्नीट्यूड को वो हिट नहीं कर पाता।
सो अगर हमने पढ़ा था कि ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन करंट जब पास होता है तब मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बनते हैं। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो जो फोर्स बनता है वो लॉरेंट्ज का फोर्स बनता है। तो जिसको आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला से, Fe प्लस Fm, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस योर मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको लॉरेंट्ज का फोर्स मिलेगा। सो ये थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ये फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा नया टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन का सिंपल सा मीनिंग हो जाता है यहाँ पे कि जब कभी भी आप देख रहे हैं करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा कर्ल फिंगर की तरह है। तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन। सो ठीक उसी तरीके से जो आपका फोर्स है वो भी चेंज होता रहता है, क्योंकि फोर्स भी आपका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही डिपेंड है। हमने अभी अभी देखा था पीछे कि फोर्स के फॉर्मूला में बी का टर्म भी था। तो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से चेंज होता रहता है, लेकिन वो जो फोर्स है वो टूवर्ड्स सेंटर की तरफ आता है। मतलब क्या हो गया, ये जो फोर्स है हमको क्यू वी बी साइन थीटा, जिसको हम शॉर्ट में क्यू वी बी लिखते हैं क्योंकि थीटा बहुत छोटा सा है, वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, क्योंकि वही सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है घुमाने को। तो अगर आप देखोगे तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानना है या आपको देखना है तो आप मेरे पहले के क्रैश कोर्सेज देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल हमने बताया सेंट्रीपिटल के बारे में भी, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में भी, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्लस जेई सीटी नीट के लिए भी काम आ सकते हैं। सो अगर आप इसमें से देखते हैं, इनको रीअरेंज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एम वी। एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। सो आपको क्या मिल रहा है, पी इज इक्वल टू क्यू बी आर। तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम का नया फॉर्मूला मिल गया जिसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलास के बेस पे चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है साइक्लोट्रॉन शब्द इसलिए दिया गया क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है, तो एफ भी है वो भी उसको गोल गोल घुमा रहा है। तो ये एक साइक्लोन की तरह बनता है, एक स्पाइरल की तरह बनता है, इसलिए इसको नाम साइक्लोट्रॉन मोशन दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर ये बेसिकली एक चार्ज को एक्सेलरेट करता है। अगर आपको किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा स्पीड से चाहिए तो आपको साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें दो डी शेप के आपके मेटल्स होते हैं जिनको आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं। सो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वो एसी सर्किट है, तो एक बार अपर हाफ साइकिल आएगा, एक बार लोअर हाफ साइकिल आएगा, तो उसके हिसाब से पोलैरिटी भी जो है वो चेंज होती रहेगी। तो मान लीजिए अब ये फर्स्ट अपर हाफ साइकिल आया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और मैंने बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमें मालूम है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन फिर जब लोअर हाफ साइकिल आया तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो होगा क्या, वो फिर से नेगेटिव की तरफ जाएगा, लेकिन जाते समय वो एक सेमी सर्कल बनाता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से वापस पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये वापस उस तरफ जाएगा। तो अगर आप देखते हैं ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से घूमते घूमते एक स्पाइरल बना के लास्ट में बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो साइक्लोट्रॉन को छोड़ देता है। तो अगर आप देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और वो एकदम ज़्यादा वेलोसिटी पे आके वो बाहर निकल जाता है। तो इसका ये जो काम होता है वो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर करता है। सो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर इज अ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का। आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है और उसको तुरंत आप वेलोसिटी नहीं दे सकते। इसलिए साइक्लोट्रॉन की एक लिमिटेशन है कि वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता। बाकी कोई भी नेगेटिव पार्टिकल रहेगा जिसकी वेट है उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी चीज़, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल अट्रैक्ट ही नहीं होंगे कहीं पे, तो इसीलिए वो उसको भी नहीं। ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए होता है, और जो थोड़े से हैवी चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं चल पाता। ये स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपको सीईटी, जेईई या नीट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन में कौन से पार्टिकल्स नहीं चल सकते। तो एक तो न्यूट्रल पार्टिकल्स नहीं चल सकता और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं चलते। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको तो मालूम ही होगा कि टॉर्क का फॉर्मूला है एम वी साइन थीटा। सो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब कभी भी कोई चीज़ किसी पोजीशन पे जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है, और सिंस हम मैग्नेट रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बेसिकली इंटीग्रेशन होता है आपका टॉर्क एंड आपके जो थीटा एंगल कितना वो घूम रहा है उसके हिसाब से। तो अगर आप लास्ट में देखते हो जो आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो माइनस एम बी कॉस थीटा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा डेरिवेशन बता दिया कि वो कैसे आया, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। तो टॉर्क का फॉर्मूला था एम बी साइन थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। आपको ये दोनों चीज़ याद रखने हैं।
सो अगर आप देखोगे जो कॉस के वैल्यू के हिसाब से आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि कॉस जीरो जो होता है वो 1 होता है, तो जब आप वहाँ पे 1 डाल देंगे तो माइनस एम भी मिलेगा। कॉस 90 जीरो होता है तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, एंड कॉस 180 -1 होता है तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस एम भी बन जाता है। सो ये एक ग्राफ थे, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने एम नेट लिखा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसके डायमेंशंस भी यहाँ पे मेंशन किए, ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है। सो ये हो गया मैग्नेटाइजेशन, मतलब टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। आपके करंट एंड जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनके मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम सिंबॉलिक रूप में एच दिखाते हैं, एच इज इक्वल टू एन आई। इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे मैंने एम्पियर लिखी है, लेकिन अगर आप दूसरे टर्म्स में देखेंगे तो वो एम्पियर पर मीटर होता है। सो आप हमेशा एम्पियर पर मीटर याद रखिए, क्योंकि इस फॉर्मूला से वो एम्पियर आता है, लेकिन बाकी सब चीज़ से वो एम्पियर पर मीटर आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का फॉर्मूला सेम है, वो एम्पियर पर मीटर ही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोरॉइड के मैग्नेटिज्म्स के बारे में। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड एक सिंपल सा रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आप वायर्स घुमाते हो। तो अगर आप देखते हो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अंदर के रिंग के मटेरियल के कारण प्लस जो ऊपर का वायर है उसके कारण प्रोड्यूस होगा। तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक होगा वो आउटर का जो वायर है प्लस इंटरनल मटेरियल, जिसको मैंने बी एम के रूप में दिखाया। तो हम आउटर को लिख सकते हैं म्यू जीरो एन आई और इंटरनल के लिए लिखेंगे म्यू जीरो एम। एम यहाँ पे आपका मैग्नेटाइजेशन है, लेकिन अभी अभी आपने देखा था एन आई का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो इसलिए मैंने उसको एच से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो म्यू जीरो कॉमन हो जाएगा और एच प्लस एम आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस एम। लेकिन आप एम को भी आप ससेप्टिबिलिटी इंटू एच लिख सकते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको मेरे मैग्नेटिज्म के पार्ट 1 को देखना है, मैंने बहुत अच्छे से ससेप्टिबिलिटी सिखाया है उसमें, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वेर एम इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, तो ये आपको एक चीज़ दिखती है। अब आप इसमें ससेप्टिबिलिटी जब डाल देते हो एम की जगह पे, तो यहाँ पे एच कॉमन निकलता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, लेकिन 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, इसलिए मैंने उसको म्यू आर में लिख दिया। जैसे आप देख सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और म्यू जीरो इंटू म्यू आर इज नथिंग बट म्यू परमेबिलिटी। सो आपका जो लास्ट फॉर्मूला बनता है वो बनता है बी इज इक्वल टू म्यू एच। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, ये जितने भी स्टेप है ये खुद में एक फॉर्मूला है। सो अगर आपको क्वेश्चन में जो भी टर्म दिया उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझको कौन से वाले फॉर्मूला से इस्तेमाल करने। तो ये डेरिवेशंस को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। सो म्यू इज़ योर मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड म्यू आर इज़ योर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। गाइस मैं आपको जेई सीटी नीड्स के, आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ थियरी पढ़ा रहा हूँ। जी नहीं, मैं थियरी पढ़ाने के बाद हम इसके आगे इसके प्रॉब्लम्स भी चालू करेंगे। एक सेपरेट लेक्चर रहेगा जिसमें हम एक एक टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे, तो आप इसको जरूर देखते रहिए। पहले मैं आपका बेस बना रहा हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके सिखाऊंगा, ताकि आप जेई सीटी नीट में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। हमारे केमिस्ट्री एंड मैथ्स के एंड बायोलॉजी के भी लेक्चर्स आने वाले, तो आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जब कभी भी एक सॉफ्ट आयन यानी एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो मैग्नेट बनता है। लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है या हम करंट बंद कर देते हैं तो उसके अंदर की मैग्नेट चली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि कभी भी जो कंटेनर होते हैं उसको उठाने के लिए जो क्रेन्स होते हैं उनके आगे के हिस्से जो होते हैं वो सॉफ्ट आयन से बने होते हैं, तो उनको जब हम करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाते हैं, तो वो सीधे कंटेनर को उठा लेते हैं, और जब हम करंट बंद कर देते हैं तो वो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है, जिसके कारण वो उसे छोड़ देते हैं और कंटेनर बराबर जगह पे आ जाता है। आप ऐसा देख सकते हैं कि ये जो आगे का भी जो ब्लू वाला हिस्सा आपको दिखा रहा है, जो इस क्रेन को हम बोलते हैं, इसके आगे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी वो सॉफ्ट आयन ही लगा है, तो करंट पास होगा तो वो ब्लू हिस्सा मैग्नेट बन जाएगा और वो उसको यूज़ करेगा, और जब करंट बंद हो जाए तो मैग्नेट नहीं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट अगर आप देखोगे तो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो वो हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट हटा भी देते हो तभी भी वो उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहता है। तो याद रखिए, सॉफ्ट आयन से आपको टेम्पररी मैग्नेट मिलता है एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक से आपको परमानेंट मैग्नेट मिलता है, इसलिए मैंने उसके आगे टेम्प एंड पर लिखा है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, वो मेजर नहीं करता, वो सिर्फ बताता है कि यहाँ से करंट पास हो रहा है कि नहीं। उसकी जो इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है वो है करंट इज इक्वल टू सी थीटा बाय एन ए बी। मतलब जब करंट पास होता है तो वहाँ पे थीटा डिफ्लेक्शन आता है। सो यहाँ पे सी क्या है, सी इज योर ट्विस्ट कॉन्स्टेंट, n is your number of turns of wires, a is your area and b is your magnetic induction। तो c जो आपका ट्विस्ट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड मैग्नेटिक इंडक्शन है, और थीटा जो डिफ्लेक्शन है। सो अगर आप देखते हैं सी एन ए बी तो कांस्टेंट है, तो याद रखिए गैलोनोमीटर में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, यानी जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सो गैलोनोमीटर आपको याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर बेसिकली करंट को मेजर करने वाली डिवाइस होती है। तो हम सीखेंगे इसमें कि हम गैलोनोमीटर के बेस पे, गैलोनोमीटर को यूज़ करके हम कैसे एक एमीटर बना सकते हैं। तो अगर आप एक सर्किट को देखेंगे, मैंने गैलोनोमीटर को और एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है। सो ये जब आप ऐसा कनेक्ट करते हो ना, तो ये जो पूरी सर्किट बनती है बेसिकली आपकी एमीटर बन जाती है। जी हाँ, एमीटर बन जाती है। गैलोनोमीटर एंड आपका एक स्मॉल सा रेजिस्टेंस को आप पैरेलल लगाओगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक एमीटर मिलता है। सो क्या मिलता है? गैलोनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट। इस लो रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं, इन पैरेलल टू गैलोनोमीटर। सो अगर आप देखते हैं G जो है वो गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है एंड S जो है वो स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो आपको पता आना चाहिए कि ये S की वैल्यू क्या होती है, तो उसकी फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है। आपको मालूम होगा पैरेलल में दोनों जो लाइंस होते हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, तो हमने उसी को यूज़ करके लास्ट में हमने S की फॉर्मूला ढूंढा है, जो IG अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी होता है। IG जो है वो गैलोनोमीटर से पास होने वाला करंट एंड I जो आपका टोटल करंट पास हो रहा है, G जो है वो आपका गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है एंड S जो है वो जो शॉर्ट रेजिस्टेंस जिसको हम ढूंढने वाले, शंटेड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। सो याद रखिए ये होता है आपका एमीटर। इस फॉर्मूला से आप वो स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि वोल्टेज मेजर करने के लिए। सो आप देख सकते हो वोल्ट मीटर को हम गैलोनोमीटर से कैसे बना सकते हैं, कि गैलोनोमीटर और एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में लगाते हो तो आपको वोल्ट मीटर मिलता है। गैलोनोमीटर प्लस एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। सो अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अ गैलोनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू अ गैलोनोमीटर। मतलब गैलोनोमीटर को एक हाई रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो आपको वोल्ट मीटर मिल जाता है। तो अगर आप देख सकते हो हमने ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू आई एंड जो हमारा R रहेगा वो बेसिकली टोटल, क्योंकि सीरीज में तो G प्लस R है। G गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है एंड R जो है वो जो बड़ा रेजिस्टेंस जो हम लगा रहे हैं उसको हम R बता रहे हैं। फिर हमने पूरा सॉल्व किया IG बाय आर एन वगैरह, और हमको जो मिलता है वो है R इज इक्वल टू V बाय आई जी माइनस जी। IG जो है वो आपका जो करंट पास हो रहा है। सो ये हो गया आपका गैलोनोमीटर। गाइस याद रखिए गैलोनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, सॉरी ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आपको एमीटर में क्या वैल्यू है, वोल्ट मीटर में क्या वैल्यू है, ये याद रखना है। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेंसिटिविटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी आपको बताता है, अगर मैं सेंसिटिविटी दो टाइप में डिफाइन करते हैं, करंट एंड वोल्टेज का। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैलोनोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैलोनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, कि कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन वो प्रोड्यूस करेगा जब एक यूनिट करंट पास होता है। तो हम जो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं IS, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन करंट। सो थीटा इज योर डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट, लेकिन हमको मालूम है थीटा अपॉन करंट क्या है, NBAC। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ रहा है तो आप जरा पीछे जाके गैलोनोमीटर को चेक कीजिए, यही फॉर्मूला मिलेगा थीटा अपॉन आई के लिए। तो NBA/C, जहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक इंडक्शन, A आपका एरिया है एंड जो C है वो ट्विस्ट कांस्टेंट है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका होता है कि जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैलोनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज पास। तो आपको यहाँ पे समझ में आता है कि वो करंट के रिलेटेड था, ये वोल्टेज के, तो इसका फॉर्मूला भी होगा थीटा अपॉन वोल्टेज, लेकिन हम वोल्टेज को लिख सकते हैं I इंटू आर ओम्स लॉ से। तो I के थीटा अपॉन आई का फॉर्मूला तो हमको ऊपर ही दिख रहा है, NBA/C और R है, तो हमको क्या मिलता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो गाइस ये था आपका मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। आप इसे अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद आप
बुक से चाहिए तो कुछ चीज़ पढ़ लीजिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। 2021 के भी जेई नीट और सीईटी में कैसे प्रिपेयर करना है, प्लान करना है, वो भी आएंगे। साथ ही साथ आपके आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस के भी लेक्चर्स आएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्प्रेड इट आउट। मैं चाहता हूँ एक एजुकेशन जो है वो फ्री बन जाए ताकि हर कोई उसे इस्तेमाल करे। सो थैंक यू वेरी मच।